अभी अभी फखरुल हसन चांद साहब कह रहे थे कि आपातकाल को तो याद करते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए याद करते हैं। जो आपातकाल में जिन लोगों ने लाठियां खाई, जो लोग जेल गए, उनके हित के लिए कोई कदम सरकार नहीं उठा रही है। एक तो लक्ष्मण जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज आपातकाल पर बहस होगी तो कम से कम कुछ आंकड़े तो पढ़ लेते, तथ्य पढ़ के आना चाहिए था। फखरुल भाई सब बोल गए। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा है कि जब आप कुछ साबित न कर पाओ तो घोषित आपातकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई भी प्रधानमंत्री को कुछ बोल सकता है, गृह मंत्री को कुछ बोल सकता है, डिबेट में भी सब कुछ है, लेकिन लक्ष्मण जी अगर ये व्यक्तिगत करेंगे, अगर ये व्यक्तिगत बोलेंगे, अगर नाम लेके बोलेंगे तो मुझे इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये जब बोल रहे, क्योंकि ये आघोषित प्रवक्ता हैं, हम इनके बारे में भी जानते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए लक्ष्मण जी, नहीं मैं मेरी बात समय दूंगा के बारे में, लेकिन दोनों लोग बोलेगा तो आवाज आएगी। हर्ष जी को अपनी बात मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आघोषित प्रवक्ता हैं, तो ये जब बोल लेंगे तो मुझे इनको काउंटर करने का समय दीजिएगा, क्योंकि ये कोई पत्रकार नहीं है, ये भाजपा के आघोषित पत्रकार हैं। मुझे समय दीजिएगा, इनको बोलने दीजिए। नहीं, बोलने का समय दूंगा, लेकिन ये व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नहीं, लक्ष्मण जी, कोई बात नहीं। देखिए, है क्या ना कि जब कोई अघोषित आपातकाल कहे, अघोषित प्रवक्ता कहे, तो इसी से उसका जो बुद्धि विवेक है वो समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि जितने लोग अभी ये आवाज अड्डा देख रहे हैं, की बात की, मैं कहता हूं, मैं अगर ये व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। आप अपनी बात रखिए, भाजपा का पक्ष रखिए। नहीं, भाजपा का पक्ष रखिए, आप भाजपा के प्रवक्ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 प्रवक्ता और बैठ जाए, उनको भी जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे प्रवक्ताओं को रोज झेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप व्यक्तिगत अगर हमारा नाम लेकर बुद्धि की बात करेंगे, क्या बुद्धि की बात कर रहे हैं आप? कितना बुद्धि है? सोशल मीडिया पे हम आपको देखते हैं कैसे भाजपा का पक्ष रखते हैं आप। इसलिए आप कोई पत्रकार नहीं है, इसलिए आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। व्यक्तिगत नाम लेकर हसन साहब, आपके पास आऊंगा। आप अपना समय क्यों बेजा कर रहे हैं? मैं हर्ष जी को अपनी बात पूरी करने देता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। अपनी बात रखिएगा तसल्ली से। नहीं, देखिए, रील कटवाने भर का उसका हो गया है लक्ष्मण जी। ये हिस्सा काट के वायरल वो कर देंगे कि हमने हर्षवर्धन त्रिपाठी को पत्रकार की बजाय ये कह दिया, चलो उनका काम हो गया। नहीं, अरे पत्रकार नहीं है भाई, लेकिन अब मूल बात पत्रकार हैं आप, भाजपा के प्रवक्ता हैं। और आप क्या बहुत बड़े, नहीं, आप क्या बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं? आपके साथ बैठ के बहुत बड़ी रील बन जाएगी। अरे मैं तो रोज डिबेट करता हूं, आप जैसे आघोषित पत्रकारों से रोज मुकाबला करना पड़ता है। आप क्या रील बनवाएंगे? आप अपनी टीआरपी बना लीजिए। 20-30 हजार रुपए महीना भाजपा आप जैसे पत्रकारों को देती, भाजपा के पक्ष में बोलने के लिए। अभय दुबे जी, अच्छा ऐसा तो आप दोनों को यही रोकता है। अभय दुबे जी, अभय दुबे साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी, ये गलत होगा, क्योंकि वो आदमी ये बोल रहा है 20-30 हजार। समाजवादी पार्टी के टुकड़ों पर लोग पलते होंगे, इनकी ये आदत होगी। न इनकी औकात है, न किसी की औकात है कि मुझे पैसे देके खरीद लें। ये आदत इन लोगों की बुरी है, और यही वो छोड़िए। आप जैसे पता है आपकी कितनी औकात है, आप जैसे कितनी औकात है बता रहा हूँ। 20-30 हजार रुपए हम लोग आपातकाल पे डिबेट कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत डिबेट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं अभय दुबे जी के पास जाता हूं। अभय दुबे जी, जिस तरीके का नैरेटिव कांग्रेस के खिलाफ बन रहा है आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर, आपके हिसाब से कांग्रेस का काउंटर क्या होना चाहिए? क्या ये अघोषित आपातकाल के जरिए अपने उस दाग को धो पाएगी कांग्रेस, या फिर कांग्रेस को कोई और बेहतर विकल्प चुनना चाहिए? देखिए, आपके प्रश्न का तो बेहतर जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं कुछ दूसरी बातें आपातकाल से संबंधित रखूंगा जरूर, जो मैं समझता हूं जरूरी हैं इस वक्त कहना। और आपने मंच पर अपना मौका दिया है, तो मैं उसका सदुपयोग करना चाहता हूं। पहली बात तो एक निजी बात है। आपातकाल में मैं भी जेल में था, मेरे पिताजी भी आपातकाल में जेल में थे। जयप्रकाश नारायण आंदोलन की जो समन्वय समितियां थी, मेरे पिताजी उनके अपने जिले के संयोजक थे, वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकार थे। उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैंने बीए भी ठीक से बीए भी पास नहीं किया था। मुझे भी उनके साथ जेल में डाल दिया गया था, जो मैंने अखबार में कुछ आपातकाल के खिलाफ लिखा था। और मुझे बीए प्रथम वर्ष का इम्तिहान मैंने जेल से ही दिया। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की अलग बैरक थी, उसमें मुझे रखा गया। वहीं मैं पढ़ता था, वहीं एक आते थे मेरा पर्चा लेके और कॉपी लेके, वहीं से मैंने इम्तिहान दिया था। मैंने छोटा सा एक संस्मरण। मुझे नहीं पता था, बहुत दिलचस्प कहानी है, बता रहे हैं, दुखद कहानी है। हाँ, मुझे बिल्कुल पता है, मुझे पता नहीं। नहीं कह रहा हूँ मैं से दुखद नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि राजनीतिक आंदोलन में जब
दिक्कत तो तकलीफ होती है तो मैं उसको दुखद नहीं मानता हूं। मतलब वो तो लोकतंत्र को समृद्ध करने की एक प्रक्रिया है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि जो हुकुमदेव नारायण का हवाला देते हुए कि वो जब हवा चलती है तो आपातकाल 74 में मारी गई पड़ी लाठियां याद आती हैं। उनकी बात सही है। मैं जानना ही चाहता हूं वो लाठियां क्यों लोगों ने खाई थी। लाठियां लोगों ने इसलिए खाई थी ताकि जो लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हो रहा था उसमें जो सवाल उठाए जा रहे थे कि जनप्रतिनिधि की वापसी होनी चाहिए, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए, ये सब सवाल उस वक्त उठाए जा रहे थे। जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया अपनी सत्ता को बचाने के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम सब लोगों को उत्पीड़ित किया, प्रेस की आजादी का भी हनन उन्होंने किया, लेकिन उस आपातकाल का जो राजनीतिक शक्तियां विरोध कर रही थी वो कौन कौन थी? जनसंघ, जो समाजवादी थे उस जमाने के वो सब, और सीपीआई आपातकाल का समर्थन कर रही थी। इन सब लोगों ने बाद में इंदिरा गांधी को हरा के सरकार बनाई। वो लोग सरकार नहीं चला पाए। मेरा मानना यह है कि आपातकाल का विरोध करने वाले लोग और जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन में भाग ले रहे थे विपक्षी लोग, वो भी काफी नालायक निकले। मैं कहना चाहता हूं उनको बाद में सत्ता मिली, वो सत्ता का इस्तेमाल लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए नहीं कर पाए, आपस में लड़ते रहे, हार गए। जनता ने 2.5 साल बाद ही इंदिरा गांधी को दोबारा सत्ता में जबरदस्त बहुमत के साथ ले आई। ये एक, इस बात को मत भूलिए। दूसरी, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 77 का जो जनादेश था वो जनादेश केवल उत्तर भारतीय जनादेश था। इंदिरा गांधी ने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। आपातकाल के विरोधी दक्षिण भारत में कुछ नहीं कर पाए थे। 150 से ज्यादा सीटें इंदिरा गांधी ने जीती थी दक्षिण भारत के दम पर। तो जो पूरा विचार है ये कहना कि आपातकाल से पूरा देश पीड़ित था, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। दक्षिण भारत की जनता ने आपातकाल के बावजूद कांग्रेस को थोड़ा बहुत समर्थन नहीं दिया था, बहुत जबरदस्त समर्थन दिया था। ठीक उसी तरह जिस तरह उत्तर भारत ने इंदिरा गांधी के नीचे से सत्ता की कालीन पूरी तरीके से खींच ली थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीटें प्राप्त हुई थी। लेकिन आपातकाल की वजह से पूरा भारत राजनीतिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्से में कांग्रेस हारी थी, एक हिस्से में कांग्रेस जीती थी। तो इंदिरा गांधी आपातकाल की वजह से इतनी कमजोर नहीं हुई थी। इसी का नतीजा निकला कि ठीक 2.5 साल बाद जब ये सब लोग आपस में लड़ते रहे और उन्होंने सत्ता खो दी, जनता के जनादेश का इन लोगों ने अपमान किया, उसके बाद इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में वापस आई। जो भी हो, आपातकाल से पहले जो आंदोलन चला था उस आंदोलन में लोकतंत्र को समृद्ध करने की जो मांगें उठाई गई थी, जो उस आंदोलन का घोषणा पत्र था, जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को सब लोग सुविधापूर्वक भूल गए और सत्ता की प्रतियोगिता में रम गए। आज यही स्थिति है। चाहे आपातकाल का समर्थन करने वाले लोग हों या आपातकाल का विरोध करने वाले लोग हों, लोकतंत्र को समृद्ध करने का जो कार्यक्रम है उन सब लोगों ने उस कार्यक्रम को सबने कूड़ेदान में फेंक दिया। आज भी राजनीतिक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारी चुनाव प्रणाली के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह का आचरण करते हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो जनप्रतिनिधि हों, किस तरह का आचरण करते हो, पत्रकार के तौर पर हम सब लोगों को पता है। असली मुद्दा यह है जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उठाया गया था कि भारत का जो लोकतंत्र है वो केवल चुनावी लोकतंत्र, चुनावी जीत के जरिए स्थापित किए गए आंदोलन में लोकतंत्र में सीमित होकर न रह जाए। लोकतंत्र की जो दूसरी गुणवत्ताएं हैं, जो क्वालिटीज हैं लोकतंत्र की, उसके मुताबिक इस लोकतंत्र की पुनर्रचना हो, वो नहीं हो पाया। आज जो सत्ताधारी लोग हैं या कल जो सत्ताधारी थे या परसों सत्ताधारी लोग जो हैं, उन्होंने इन मुद्दों का न कोई ख्याल रखा और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आगे भी वो लोग इन मुद्दों का कोई ख्याल करेंगे। हर्षवर्धन जी वापस से जुड़ गए, कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा। हर्षवर्धन जी, अभी आपने सुना अभय दुबे जी को, इन्होंने खुद कहानी बताई कि आपातकाल के दौरान कैसे वो खुद जेल गए, लेकिन उनका एक दूसरा पक्ष निकल कर आया है कि लोकतंत्र की मजबूती वहां से निकल कर सामने आए। उसके बाद फिर लोग सत्ता के कंपटीशन में आगे बढ़ते चले गए। ये भी एक पक्ष है इस आपातकाल का। नहीं, निश्चित तौर पर। और अभय जी चूंकि आपातकाल में उस वक्त जिसको कहें कि उनकी उम्र रही होगी, मैं तो आपातकाल के दौर की पैदाइश हूं, तो लेकिन आपातकाल क्यों उसकी चर्चा होनी चाहिए समझ में आ गया। लेकिन लक्ष्मण जी, आपकी डिबेट में कोई भी पार्टी का प्रवक्ता आके पत्रकारों के लिए इस तरह की बात बोल दे और आपने उस पर कोई ऐतराज नहीं जताया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं किसी भी तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी को अपने डिबेट में स्वीकार नहीं करता हूं। ये आजकल तमाशा चल पड़ा और मैं फिर कह रहा हूं
अगर सरकार होती उनकी तो आज वो क्या करते। आज अगर सरकार नहीं है तब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आगे वो क्या करते। ये भी आपातकाल को दिखाता है कि वो मानसिकता कौन सी है। आपातकाल के लिए कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, फखरुल हसन साहब आपके पास आऊंगा, बीच में मत बोलिए। फखरुल हसन साहब को क्या ऑडियो को डाउन रखिए, मैं उनके पास आऊंगा। जब मैं आऊंगा, जब आपका मौका आएगा, बीच में मत बोलिए। बीच में बोले फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। फखरुल हसन साहब आप शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको पूरा मौका दिया जाए। हर जी अपनी बात पूरी करिए। हर जी अपनी बात पूरी करिए। फखरुल हसन साहब, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बात कही प्रधानमंत्री संग्रहालय में, आपातकाल के 50 साल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा हर व्यक्ति के भीतर लोकतंत्र होता है, तानाशाही भावना भी होती है। किसी भी नेता के भीतर तानाशाही की भावना आए तो उसको यह ध्यान में रहे कि एक इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो देश कैसे उठ खड़ा हुआ था। जेपी हो या राजनारायण हो या उस वक्त के जितने बड़े नेता थे, उस वक्त जिस तरह से, और लोगों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई भी कह देता है कि कितने लोग थे, उनका इसमें योगदान क्या था। आपातकाल के विरुद्ध पूरा आंदोलन उस वक्त संघ, जनसंघ, समाजवाद सबने मिलकर लड़ा था, लेकिन उस आंदोलन की पूरी जो बड़ी हिस्सेदारी थी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की। एक और जो बहुत गलत तथ्य प्रचारित किया जाता है कि बाला साहब देवरस जी ने कोई ऐसी चिट्ठी लिख दी थी कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को सही ठहराया था। 10 नवंबर 1975 को दूसरी चिट्ठी लिखी थी बाला साहब देवरस ने श्रीमती इंदिरा गांधी को, और उसके 4 दिन बाद देश भर में सत्याग्रह का आंदोलन किया था। इस तरह से अगर ये जो वीर सावरकर से लेकर और ऐसी चिट्ठियों का हवाला दिया जाता है, तब तो महात्मा गांधी ने भी वायसराय को चिट्ठी लिखी थी। नेहरू जी भी अंग्रेजों के साथ चिट्ठी का आदान प्रदान करते थे। मुझे लगता है कि ये भी एक वो खतरनाक मानसिकता है जो इस तरह से प्रसारित करने की कोशिश करती है कि एक परिवार से इतर आपने कोई बात की तो आपको खारिज किया जाएगा, आपको धमकियां दी जाएंगी। और निश्चित तौर पर आज अगर 25 जून 1975 होता और ये सब मैं बोल रहा होता तो हो सकता है कि पुलिस मेरे दरवाजे खड़ी होती, हो सकता है कि इस चैनल की लाइट कट जाती, हो सकता है कि इसका प्रसारण बंद करा दिया जाता और इसके बाद दोबारा ये नहीं देखा जा सकता। देश को ये याद रखना चाहिए, इसके लिए आपातकाल पर चर्चा बहुत जरूरी है। आपातकाल पर चर्चा बेहद जरूरी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं। अजय उपाध्याय जी, सुना आपने हर्ष जी को पूरी तरह से, इन्होंने जस्टिफाई किया कि क्यों चर्चा जरूरी है आज की तारीख में। हर्षवर्धन जी ने जिस तरह अमित शाह जी को कोट किया है, बहुत अच्छी बात कोट किया है। अमित शाह जी ने जो कहा कि भाई एक व्यक्ति के अंदर लोकतंत्र भी रहता है और तानाशाही भी रहती है, तो ये बात शुरुआत उन्हीं से करनी चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे नहीं होना चाहिए। यदि ये आपातकाल को इसी संदर्भ में लेना चाहते हैं और भारत के संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये आए दिन जो संविधान पर हमला कर रहे हैं, संसदीय परंपरा मर्यादा का को तार तार कर रहे हैं, 22 मिनट में 26 बिल पास करवा ले रहे हैं, सांसदों को निलंबित करा दे रहे हैं, जो उनके विरुद्ध आवाज उठाता है उसको खालिस्तानी या अर्बन नक्सल कहते हैं, देशद्रोह का उस पर मुकदमा लगा देते हैं, विपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए छवि बिगाड़ो योजना चला रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके किसी भी नेता को किसी भी अस्तित्व पर जो है बंद करने की बात करते हैं, उनके यहां जाता है तो उसको प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं सदाचारिता का। ये क्या है? ये वाकई इनको ध्यान देना चाहिए। और इस संदर्भ में ही यदि ये जनता को और अपने लोगों को, भाजपाइयों को 10 सेकंड सिर्फ, यदि यही शिक्षा और दीक्षा देना चाहते हैं तो वाकई भाजपाइयों को और आरएसएस के लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि संविधान सम्मत जो प्रक्रिया है, जिसमें क्षेत्र, भाषा और धर्म के नाम पर विभाजन न किया जाए, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उनके साथ लगातार भाजपा के नेता खड़े हो जाते हैं और जो लोग देश हित में बात कर रहे हैं उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही है, मैं डेट के साथ में बता देता हूं, लास्ट एक कोट करके। नवंबर 11, चूंकि बहुत लंबा इन लोगों ने चर्चा की है, नवंबर 11 1975 का भी वो दृष्टांत पढ़ना चाहिए जब आचार्य विनोबा भावे जी को देवरस साहब ने ही लिखा था और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर के चर्चा करने की बात थी। उसमें आपातकाल को लेकर के फिर दोबारा उन्होंने प्रशंसा की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। यदि किसी को एक परिवार से प्रॉब्लम है तो होना चाहिए, उसको ये भी होना चाहिए कि उसी एक परिवार ने 11 साल जेलों के सलाखों में रहा, वही परिवार के 2 सदस्य जो है देश के लिए कुर्बानियां भी दी,
वही परिवार देश को उन्नति के रास्ते पर भी लाया और वही परिवार पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटा, सीज फायर करके सरेंडर नहीं किया। तो यदि परिवार की बात हो तो इसको भी जरूर प्रचार प्रसार त्रिपाठी जी को करना चाहिए। मैं जब परिवार की बात आप करते हैं, कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं, तो सिर्फ काले अध्याय को क्यों देखते हैं? ये सारे कई सुनहरे अध्याय जो बताए अजय उपाध्याय जी ने, उनको भी गिनाइए। लक्ष्मण जी, कांग्रेस में रहना है तो गांधी परिवार कहना है। अजय जी की बातों से यह स्पष्ट हुआ। जो 11 साल उन्होंने कहा कि जेल में रहे, उस पर अकबर इलाहाबादी ने कहा था कांग्रेस में रहकर कोई भी अपने मुखिया का की आलोचना कर नहीं सकता ना, किसी कोई भी पार्टी का प्रवक्ता। लेकिन एक परिवार के भजनिया नहीं ना बन सकते हैं। एक परिवार का भजनिया बनने का मतलब है 5 पीढ़ियों से एक परिवार के एक पालकी ढोना। ये लोकतंत्र के, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है, किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। 11 साल रहे, टाइपिस्ट साथ में रहा, वॉलीबॉल खेले, जलवाए जलाल के साथ रहे। ये देश में, और जहां जो 2 जन्मों का कारावास पाने वाले सावरकर, और उनके ऊपर सवाल है। लेकिन 11 साल जलवाए जलाल के साथ जेल में रहे, किताब लिखते रहे, पिता का पत्र पुत्री के नाम छपता रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जाती रही, वो जेल में रहे, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया। यही जब देश को सच्चाई पता चली कि जब जिस कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, वो कहते नहीं विघटनकारी शक्तियों के साथ नहीं। वो कांग्रेस जिसने भाषा प्रांत के नाम पर देश को बांटा, प्रदेशों में बांटा, लगातार बांटने का काम और सत्ता के चाटने का काम जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, आज इस देश की जनता घोषित आपातकाल। आप प्रधानमंत्री के ऊपर कितने आरोप लगाते हैं? आपको कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ती है, कोर्ट आपको कहता है कि माफी मांगिए। आपने कई जगह पर बेल पर चल रहे हैं। जब आप घोपले घोटाले में मां बेटा दोनों, आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के हजारों करोड़ के घोटाले में चल रहे हैं, और कहते हैं कि ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट, आपके समय में सीबीआई को कोर्ट ने कहा था इट सिम्स द केस पैरोट, और आप कहते हैं कि भाई अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए 15 सेकंड में, फिर फखरुल हसन चांद साहब के पास लक्ष्मण जी 2 बातें इन्होंने कही है। बात कर दीजिए धनंजय भाई, मैंने इनके पीछे में नहीं बोला। धनंजय गिरी साहब कुछ कह रहे हैं, धनंजय गिरी साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक